हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का सभी उदाहरण, उदाहरण 1, उदाहरण 2, उदाहरण 3, उदाहरण 4। इसमें हम सीखेंगे एचसीएफ ज्ञात करने, और वो भी कैसे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या कहते हैं, 40 और 52, 12, 576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके क्या करें, ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें जो हम ज्ञात करने वाले हैं इसका हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, और किसकी मदद से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उन्हीं की मदद से हम ज्ञात करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये देखना है कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें हम देंगे भाग, तो जो छोट है छोट वाला से देंगे भागा किसमें, बड़ा वाला में। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम हल। हल में क्या लिखेंगे, बड़ा वाला को ए मान लीजिए, ए बराबर 12, 576 हो गया, और छोटा वाला को मान लेते हैं बी। बी बराबर क्या हो गया, 40 और 52। ए और बी मान लिए। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। जहाँ क्या होता है बच्चों, जहाँ होता है आर जो होता है 0 से बड़ा होता है, और बी से क्या होता है, छोटा। मतलब ये हुआ, ये शेषफल जो आएगा ना, शेषफल आएगा 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। बी क्या है, भाजक है, भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है शेषफल। चलिए, इसी तरह हम लिखेंगे चरण। चरण 1 में लिखेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम जानते हैं कि यूक्लिड प्रमेय का होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि ए है कितना, 12, 576 बराबर बी। बी कितना है, बी है 40 और 52 गुना क्यू। क्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, साइड में भाग देते हैं। उसी से हम हर एक चरण को लिखेंगे। चलिए, तो हमेशा जब भी देना है एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो छोट वाला से हमेशा बड़ा वाला में भाग देना है। तो देंगे यहाँ पर 40 और 52 से भागा देंगे किसमें, 12, 576 में। इसमें ये देखना है कि 40, 52 से इसमें भागा देने पर ये कितना बार मिलेगा। तो हम एक बार 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करते हैं क्या लगता है, ये देखते हैं। चलिए, तो 3 से देंगे भगा, तो 3 दूना 6 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 4 तिया कितना हो गया, 12 हो गया, 12, 156 हो गया। तो लग गया, यानी कि 3 से भगा, तो 6 0 हो गया, 2 हो गया, 6 में से 6 गया 0 हो गया, 7 में से 5 गया 2 हो गया। चलिए, 7 में से 5 गया क्या हो गया, 6 में से 6 गया 0 हो गया, 7 में से 5 गया 2 हो गया, और यहाँ पर कितना बचा, 4, 5, 5 में से गया कितना हो गया, 4 हो गया, और ये 0 0 हो गया। यानी कि शेषफल यहाँ पर जो आया है वो कितना आया है, 420 आया है। 420 आया। अब 420 से हम देखिए, अभी शेषफल जो आया है ना, अभी शेषफल से हम देंगे किसमें, भाजक में होगा फिर से। तो 40 और 52 से, इस 40 और 52 में आप भगा दीजिए, तो कितना बार में लेगा ये, फिर 9 बार में चेक करिए, होता है 9 बार में। 0 हो गया यहाँ पे, 9 दूना 18 हो गया, 37 इतना हो गया है, 2 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, और ये कट गया। यानी कि 2 जोड़ी 2 15 में 60 गया 7 हो गया, या 9 9 में 2 गया 7 हो गया, यहाँ कट गया। तो यानी कि यहाँ पर 272 है। अभी भी नहीं हुआ, अभी 272 से फिर दीजिए, किस में भगा देंगे, इसमें 420 में। 420 में जब 272 से देंगे भगा, तो कितना बार में लगेगा, देखिए। तो सबसे पहले ये एक बार में, 2 बार में नहीं लगेगा, ज़्यादा हो जाता है ना इससे। तो एक बार में चेक करते हैं, 2 एकम 2 हो गया, 2 से 72 हो गया, 10 में से 2 गया 8 हो गया यहाँ पे, 10 में से 2 गया 8 हो गया, और यहाँ बचा 11 में 7 गया 4 हो गया, और यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1 हो गया, 148 हो गया। 148 से फिर देंगे किस में भागा, 272 में। चलिए, 148 से देंगे भागा 272 में, उधर जगह नहीं है तो हम उसको इधर कर लेते हैं। तो 148 हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं उसको। तो 148 सब किस में भगा देंगे, 272
72 में देंगे भागा। देखिए कितना, एक बार में ही लगेगा, दो बार में ज़्यादा हो जाता है, तो एक बार में लगाएंगे तो 148 ही होगा। 12 में 60 गया 4 हो गया, और ये 6 में 4 गया 2 हो गया, और ये कट जाएगा। अब 24 से किस में देंगे भागा? 148 में। 24 से दीजिए 148 में, कितना बार में लगेगा ये शायद 5, 6 चौका 24 हो जाएगा, 6 दिन 12 4 12 2 14, 6 से लग जाता है क्या? देखते हैं, 6 चौक 24 हो गया, 6 दिन 12 12 2 14, 8 में 4 गया 4 हो गया, और यहाँ 0, ये भी 0। अभी भी शेष 0 नहीं आया। जब तक कि शेषफल पूर्ण रूप से 0 नहीं हो जाएगा तो एचसीएफ का मान नहीं हम बता सकते हैं। तो अब 4 से देंगे, किस में भागा? 24 में देंगे। 4 छा के कितना हो गया? 24 हो गया, कट गया। अब देखिए, अब यहाँ पर पूर्ण रूप से ये शेषफल 0 हो गया। अगर शेषफल 0 हो गया तो इसका मतलब जितना से हम भगा दिए, जितना से भगा देने पर शेषफल 0 आता है, वही कहा जाता है, भाजक ही कहलाता है क्या? एचसीएफ। तो यहाँ पर अब शेषफल आ गया 0, तो यहाँ पर कर देंगे स्टॉप। अब जितने भी चरण लिखे हैं आप, जितने भी स्टेप उठाए हैं, हर एक स्टेप को यहाँ पर लिख देना है। तो पहले क्या था इसमें? 12,576 गुना 40 52 गुना क्या हो जाएगा? क्यू मतलब हो गया 3, फिर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? शेषफल, अर्थात आर का मान 420। अब अगला स्टेप, क्या इस 40 52 को 420 गुना 9 लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं, रोमन धूम चलते हैं। क्या है? 40 52, 40 52 बराबर लिखेंगे बी गुना क्यू। बी ये हो गया, क्यू ये हो गया, तो बी गुना क्यू, तो मतलब 420 गुना 9 प्लस क्या हो जाएगा? 272, मतलब प्लस शेषफल। और अगला इस स्टेप को क्या लिखेंगे? 420 बराबर 272 गुना 1 प्लस 148। इसको हम लिखेंगे 420 को 420 को लिखेंगे 272 गुना 1 प्लस 148। उसके बाद अब फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 272 को। 272 को लिख सकते हैं 148 गुना 1 प्लस 24 बराबर 148 गुना 1 प्लस 24। अब इस 148 को क्या लिख सकते हैं? 148 को क्या लिख सकते हैं? 24 गुना 6 प्लस 4, मतलब 24 गुना 6 प्लस 4। अब आगे देखिएगा, अगला है अब 24। 24 को क्या लिख सकते हैं हम? 24 को लिख सकते हैं 4 गुना 6 प्लस 0, मतलब बी गुना क्यू प्लस आर। तो 4 गुना 6 प्लस 0 हो गया, और शेषफल यहाँ पर 0 हो गया। अब यहाँ पर ही हम क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे। तो नीचे हम लिख देंगे, इसीलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा? 4। यानी कि जितना से हम भगा दिए, भगा देने के बाद जितना निकलता है शेषफल, जितना हुआ, जितना से भगा देने के बाद शेषफल 0 होता है, वही क्या कहलाता है? HCF। चलिए, यहाँ तक में हम HCF निकाल चुके हैं। अब हम चलते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल देखिए क्या है। चलिए, इसमें हम सीखेंगे, इसमें देखिए, इसमें दूसरा जो सवाल में दिया है, ध्यान से देखना है। ध्यान दीजिए इसमें। तो दूसरा सवाल है हमारा कि कहता है, कहा गया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक होगा यहाँ पे, धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का होता है, और तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जहाँ q क्या है? ये कोई पूर्णांक है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है ना धनात्मक पूर्णांक 2q की जो है ना, ये सम पूर्णांक होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर होगा सम पूर्णांक, यहाँ कुछ छूट गया क्वेश्चन। हाँ, धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है, और तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है? कोई पूर्णांक है। चलिए ध्यान दीजिए। तो इसमें कहने का, देखिए ये कह क्या रहा है कि ये जो है ना सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक जो है, ये 2q के रूप का होता है।
जो कि q क्या है, कोई पूर्णांक है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप q के जगह पे कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखिए तो 2 से उसको गुना करेंगे तो वो सिर्फ सम ही सम होगा। एक से चेक करते हैं तो 2 एकम 2 हो गया, क्यू का मान 2 रखिए तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 रहेंगे, क्यू का मान अब केवल अपने मन से कुछ रखिए, 5 रख देते हैं, 5 रखते हैं तो 5 दूनी 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q का मान कुछ भी रखे सारा का सारा संख्या सम हुआ। सम का मतलब जानते हैं ना सब, जिसमें 2 से पूर्ण रूप से भागा लग जाए वो सम कहलाता है। तो 2 में भागा दिए 4 10, ये सारे सम संख्या हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सम पूर्णांक Q की जगह पर आप कोई भी मान रखिए, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सम ही कहलाएंगे। तो इसका मतलब बस इतना है कि ये जो 2Q की जो रूप है तो इसमें आप कुछ भी रखिए तो ये सम पूर्णांक ही होगा, मतलब सम ही होगा। उसी तरह हम चलते हैं 2Q+1। 2Q+1 का मतलब ये हुआ कि Q के जगह पर आप कुछ भी रखिए, 2 गुना Q मतलब 2 गुना Q का मान कुछ भी रखिए, 3 रख दिया मान लीजिए तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 + 1 कितना हो गया, 7 हो गया। अब की बार 2Q+1 की जगह पे Q की जगह पे कुछ और रखिए, अपने मन से हम मान लेते हैं कुछ भी रख दीजिए, 6 रख देते हैं, 6 + 1 तो 6 दूनी 12 हो गया, 12 + 1 कितना हो गया 13। यानी कि 2 की जगह पे 6 रखे तो Q का मान कुछ भी ले रहे हैं तो इस ये जो रूप है 2Q+1 इनका सारा रूप किस में आ रहा है, विषम में आ रहा है। मतलब 2Q+1 की जगह पर आप Q की जगह कुछ भी मान रखिए, देखिए उसका मान क्या आता है, उसका मान जो भी आ रहा है सब का सब विषम आ रहा है। मतलब 13 क्या विषम है। कैसे पहचान करेंगे, तो विषम संख्या को पहचानने के लिए बस इतना है कि 2 से भगा दीजिए उसमें। अगर 2 से भगा पूर्ण रूप से नहीं लगता है, अगर शेष बचता है नीचा में, तो जैसे कि हम 2 से देंगे 13 भगा 2 छा के कितना हो गया 12, 3 में से 2 गया 1 कट गया, शेषफल कितना निकल गया 1। तो पूर्ण रूप से भाग नहीं लगा, इसका मतलब शेषफल 0 होता तभी हम कह पाते कि ये पूर्ण रूप से भागा लगा। 2 से 0 नहीं आया शेषफल, इसका मतलब 2 से 13 में भागा पूर्ण रूप से नहीं लगा। तो इसका मतलब 13 विषम संख्या है, जिसमें 2 से भगा ना लग पाए पूरा पूरी वो विषम संख्या कहलाती है। तो 13 विषम संख्या हो गया, तो 7 भी विषम संख्या हो गया। मतलब 2Q+1 की जगह पर आप Q का मान कुछ भी रखिए, सभी का सभी क्या आएगा, सभी का सभी यहाँ पर विषम संख्या ही आएगा। तो यहाँ पर बस वही कहा गया है कि 2Q जो है वो सम पूर्णांक होता है, और आप यहाँ पर 2Q+1 जो ये रूप है ये विषम पूर्णांक का ही होता है रूप, है ना। चलिए तो इसको हम बनाना अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके, ध्यान से समझिएगा इसको। तो इसको लिखेंगे, देखिए ये जो हम करेंगे ये करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, तो मान लीजिए कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, जो कि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R हो जाएगा। जो इसका होता है ए बराबर क्या होता है BQ+R। चलिए इन्हीं की मदद से हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर हल में, हल में चलेंगे। हल में क्या चलेंगे यहाँ पे, देखिए हल में चलेंगे यहाँ पे। सबसे पहले लिखेंगे दो धनात्मक पूर्णांक, है ना। माना दो धनात्मक पूर्णांक मान लेते ए और बी है ना। दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी है, दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं क्या होता है, इसमें होता है ए बराबर BQ+R। क्या होता है, ए बराबर BQ+R, जो कि R जो होता है हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन B से क्या होगा, छोटा होगा। याद रखिएगा हमेशा शेषफल जो होता है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है शेषफल भाजक से। तो जैसे कि हम बात किया जाए कैसे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। 3 से अगर हम 5 में भगा देते हैं तो 3 एकम 3, 3 में से 2 गया 1 हो गया। देखिए शेषफल कितना आया है 1, शेषफल यहाँ पर आया है कितना 1 आया है, भागफल कितना आया है 1। तो जितना से हम भगा दिए हैं मतलब वो भाजक हो गया, भाजक से हम भगा दिए इसमें भाज्य में, तो शेषफल कितना आया 1।
तो यहाँ पर दोनों में बड़ा कौन है? दोनों में बड़ा है यहाँ पे 3 है और एक छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि भाजक बड़ा है, शेषफल क्या है? छोटा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर आप कोई भी भाग बनाइए तो 0 से बड़ा, 0 के बराबर होगा, आर का मान 0 हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन आर का मान जो भी होगा बी से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आपका मान हो चाहिए बी। बी आप क्या रखेंगे? यहाँ पर आप कुछ बी का मान मानिए, तो इसके लिए सबसे पहले देखिए दिया क्या है? दिया है यहाँ पर 2q, ये रूप है 2q का। तो q के गुणांक में जो भी होता है, q के गुणांक में जो भी होता है वो b का मान होता है। देखिए यहाँ पर पढ़िए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब b गुना q। तो यहाँ पर है 2 गुना q, तो q तो q जगह पर है ही, साथ में 2 है, तो इसका मतलब 2 किसके जगह पर है? b के जगह पर है। तो इसका मतलब वो जो b जो है 2 जो है किसका मान हुआ? b का मान हुआ। तो आप यहाँ पर मान लीजिए उसी को, माना कि b बराबर 2, माना कि b बराबर 2। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर b के जगह पे आप 2 रख दीजिए। यहाँ पर जो है ना यूक्लिडियन का जो रूप है इसमें आप 2 रख दीजिए। तो 2 रखेंगे तो a बराबर क्या बन जाएगा? b के जगह पे 2 आ जाएगा, 2 q का q लिखेंगे, प्लस में r है तो क्या लिखेंगे? r लिखेंगे। तो फिर उसी तरह लिखेंगे 0 से बड़ा होगा r का मान, लेकिन यहाँ पर b था तब b दिए थे, अब की बार b की जगह पर आ गया है 2 तो हम क्या देंगे? 2। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर हम साबित किए थे कि मतलब 0 से जो बड़ा होगा आर, 0 से आर का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, लेकिन b से क्या होगा? छोटा। तो यहाँ पर है आर का मान 0 से बड़ा है उसके बराबर है, लेकिन यहाँ पर किससे छोटा हो गया? 2 से छोटा है। अगर 2 से छोटा है आर का मान तो 2 से छोटा कौन कौन होता है? 1, 0, मतलब 0 और 1 2 से छोटा होता है। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर आर का मान आप यहाँ पर क्या आर बराबर कह सकते हैं कि 0,1 कह सकते हैं आराम से। इसका मतलब तो यही हुआ, तो आर का मान क्या ले सकते हैं? 0,1 ले सकते हैं। अब देखिए हर एक यहाँ पर आर का मान यहाँ पर कितना आया? 2 है। दोनों आर का मान आप इसमें बैठाएंगे, इसमें बैठाएंगे दोनों, जो भी मान है 2 आर का मान, हर एक बार आर का मान बैठा करके चेक करेंगे, जो आएगा ए का मान, वो ए का मान धनात्मक विषम है कि सम है ना। हम क्या चेक करेंगे? आर का मान रखेंगे, हर एक स्टेप बाय स्टेप चल करके उसमें ये चेक करेंगे कि सम आ रहा है कि विषम आ रहा है। क्योंकि हमको देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ये जो रूप है सम का होता है और ये रूप है विषम का होता है, ये हमको साबित करके दिखाना है। चलिए, तो सबसे पहले हम रखेंगे आर बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, आप क्या करिए, इसको मान लीजिए ए। देखिए इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, है ना। समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं? इसको 1 मान लेते हैं। अब चलेंगे यहाँ पर, सबसे पहले चलते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 में चलते हैं। केस 1 में ये चलेंगे, क्योंकि आप देखिए आर का मान बैठा करके चेक करेंगे ना, तो आर का मान सबसे पहले रखेंगे 0, आर का मान 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा, यदि आर बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम जानते हैं कि समीकरण 1 क्या है? यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, जो भी है उसको उतार लीजिए। a बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। अब देखिए, ओ सॉरी, समीकरण 1 है, यहाँ पर कितना? a बराबर है 2q प्लस आर है। r के जगह पर आप देखिए, यदि r बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 था a बराबर 2q प्लस आर, यहाँ पर है, यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 2q प्लस आर। आर का मान क्या है? 0। तो इसके जब क्या 0 नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं आराम से। देखिए क्या होता है मान। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 2q प्लस 0 है, 2q प्लस 0 तो मतलब 2q प्लस 0 तो जोड़िए, 0 में किसी को भी जोड़ेंगे तो वही मान होता है। तो a बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2q प्लस 0, तो क्या होगा? 2q ही होगा। अब देखिए, अब हम क्या बोले कि ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमको देखना है कि ये सम होता है कि विषम होता है। तो अब यहाँ पर आप चेक करिएगा कि ये a बराबर 2q जो है, ये 2q सम है कि विषम है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप इसमें भगा दीजिए 2 से, देखिए लगता है भगा कि नहीं लगता है। इसमें देंगे 2 से भगा, हम इसमें 2 से भगा देंगे तो ये क्या कटेगा? तो यहाँ पर दीजिए 2 देंगे तो यहाँ पर ये 2 कट जाएगा, मतलब नीचा में कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ये पूर्ण रूप से विभाज्य है।
तो 2q जो है 2q जो है 2 से पूरा पूरी भाग लग 2q में 2 से पूरा पूरी भाग लग जाता है। तो यहाँ पर जिसमें 2 से भागा लग जाए वो सम होता है कि विषम होता है। जिसमें भागा लग जाता है 2 से वो क्या कहलाता है, सम होता है ना। बता दिए हैं पहले ही। जिसको जो अगर जानना चाहते हैं प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, तो आप इससे पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं उसमें। चलिए, तो ये क्या है, सम है। कैसे है, जब इसमें हम 2 से भगा दिए, चेक किए, लिखेंगे यहाँ पे चूंकि 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 2q 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसीलिए 2q अगर 2q 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब ये जो है 2q क्या होगा, सम की विषम होगा, सम ना होगा जी। तो 2q एक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है ना। चलिए, इस तरह से अब एक तो साबित हो गया, हम करके दिखा दिए 2q जो है ये सम पूर्णांक है। अब दूसरा हम चेक करेंगे r बराबर 1 करो करके। तो यहाँ पर a का मान देखेंगे क्या आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब यदि r बराबर 0 हो तो, है ना, केस नंबर चलेंगे यहाँ पर केस नंबर 2 में यदि r बराबर 1 हो तो 1 हो तो, यदि r बराबर 1 हो तो 1 हो तो, यदि r बराबर 1 हो तो समीकरण 1 से, मतलब r कहाँ बैठाएंगे आप, समीकरण 1 में ही नहीं बैठाएंगे, तो r यहाँ बैठाइए, यहाँ पर इसमें बैठाइए, देखिए क्या आता है। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 जो है उसको उतार लीजिए। समीकरण 1 है यहाँ पर कितना है, a बराबर 2q प्लस r का मान यहाँ कहाँ पर कितना माने हैं, 1 ना लिए हैं जी, तो यहाँ पर भी कितना बैठा देंगे हम, 1। उसके बाद यहाँ पर 2q का मान प्लस 1। अब देखिए इतना करने के बाद अब पहचान करना है कि ये सम है कि विषम है। तो देखिए यहाँ पर a बराबर 2q प्लस 1 जो है ये सम है कि विषम है। विषम संख्या तो वही होती है जिसमें 2 से पूरा पूरी भागा ना लगे। और यहाँ पर देखिए तो क्या ये इसमें हम देंगे 2 से भगा देंगे तो क्या इसमें लगेगा। तो कैसे पता करेंगे, तो पहले देखिए कॉमन आ रहा है, कुछ ऐसा कॉमन लीजिए दोनों में जो कि उसमें 2 से भागा लग जाए। इसमें तो कॉमन 2 आ जाएगा, पर इसमें क्या आएगा, नहीं आएगा। तो मतलब 2 ना 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ऐसा कोई मान नहीं आ रहा है कॉमन जिसमें कि 2 से पूर्ण से भागा दे सकते हैं। तो इसमें देखिए 2 से, या फिर ऐसे भी समझ लीजिए ध्यान से, क्या इसमें 2 से भागा लगेगा, लग जाएगा। लेकिन क्या इसमें लगेगा, नहीं। इसमें लगा, इसमें लगेगा, मतलब पूर्ण रूप से ये नहीं लगा भागा। तो कह सकते हैं चूंकि आप क्या अभी देखे, अभी हम देखे यहाँ पर, अभी हम देखे कि इसमें 2 से पूरा पूरी भागा नहीं लगा। जो देखे वो लिख दीजिए। तो 2q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। इसीलिए अगर ये 2 से विभाज्य नहीं है तो ये सम की विषम कहलाएगा। कौन कहलाएगा, तो यही ना कहलाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अब 2q प्लस 1 2q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है, तमाक विषम पूर्णांक है। समझ गए यहाँ तक में। चलिए, तो ये सारे प्रोसेस थे। चलिए एक बार हम दोहरा देते हैं फटाफट, ध्यान से देखिएगा। सवाल था यहाँ पर दर्शाइए कि दर्शाना है, हमको साबित करके बताना है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, मतलब जितने भी धनात्मक समपूर्णांक है वो किस रूप का होता है, 2q प्लस 1 2q के रूप का होता है। और
तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है ये 2q+1 के रूप का होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो हम सब इसको साबित जो करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a बराबर क्या होता है, b प्लस r होता है, जो कि r हमेशा होता है 0 से बड़ा या उसके बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि r का मान 0 से बड़ा है और उसके बराबर है, और लेकिन b से क्या है, r का मान छोटा है। तो अब देखिए देखिए ध्यान से देखिए, तो इसमें जो है ना, देखते हैं कि अब इसमें आप b का मान मान लीजिए, पहले b का मान मानिए, देखिए क्या होता है, क्या हो कैसे होगा। तो जो रूप दिया रहता है आपका, तो उसमें देखिएगा q के जो गुणांक में है वो होता है b का मान होता है। q गुणांक में यहाँ पर 2 है, तो 2 किसका मान हो गया, b का मान हो गया। तो b बराबर 2 माना कि b बराबर 2। अब b जैसे ही माने तो यूक्लिड में प्रमेय का जो है a बराबर BQ प्लस आर, तो यहाँ पर 2 रख देंगे तो 2q प्लस आर हो जाएगा, जो कि r का मान अब की बार पहले b से छोटा था, तो अब की बार b का मान माने है 2, तो 2 से ना छोटा होगा जी। ठीक, उसके बाद अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या किए, 2 से अगर r का मान छोटा है तो यहाँ पर हम ये कहा है कि देख लिए 2 से छोटा कौन कौन मान होता है, 2 से छोटा होता है 0 होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर देखिएगा r का मान आ गया यहाँ पर 0 और 1 आ गया, तो यहाँ पर देखिए r का मान हर एक बार रख करके हम ये चेक करेंगे कि ये सम होता है कि विषम होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रख दिए कि यदि r बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से, तो r का मान पहले रखेंगे 0, किस में रखेंगे, तो 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में चेक करिए क्या होता है, समीकरण 1 यहाँ पर है, समीकरण 1 देखिए ध्यान से फटाफट, दिख तो होगा सबको, देखिए चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, हाँ देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर हम जो दिए, हाँ यहाँ पर जो दिए समीकरण 1 में जो किसका मान रखेंगे, r का मान, a बराबर 2q प्लस जी आर, r का मान 0 रखे थे, इसके जगह पे 0 रख देंगे, 2q प्लस 0 2q हो गया। हम उसके बाद चेक किए a का मान आया है 2q में हम चेक किए 2 से क्या भागा लगेगा, लेकिन हम देखे थे यहाँ पर 2 से भगा देंगे, इसमें 2 2 कट जाएगा, मतलब नीचा में कुछ नहीं बचेगा, पूरा भागा लग जाता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, संपूर्णांक हुआ। वही लिख दिए उसको, चूंकि 2q 2 से विभाज्य है, इसीलिए 2q प्लस 2q जो है एक पूर्णांक है, समझ गए। अब इसी तरह हम अगला चेक, एक तो साबित कर दी, दूसरा है 2q+1 के रूप का होता है। तो इसके लिए सबसे पहले अब केस नंबर 2 देंगे। केस नंबर 2 में ये रखेंगे r बराबर 1 हो, तो r बराबर 1 हो तो समीकरण 1 से a बराबर क्या है, 2q+1 है। चूंकि 2q+1 2 से विभाज्य नहीं है, चूंकि 2q+1 2 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए 2q+1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये क्यों, क्योंकि देखिए इसमें 2 से भगा दीजिए, इसमें दीजिए, इसमें देखिए कॉमन लीजिए, कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, और यानी कि 2 से विभाज्य वो नहीं होगा, नहीं है, तो इसलिए विषम हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो दोबारा फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलिए अब हम अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें बोले हैं, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 4q+3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो एकदम सेम टू सेम आपका ये जो है क्वेश्चन 2 के ही तरह है, लगभग मिलता जुलता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहे हैं कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। ध्यान दीजिए इसको, चलिए इनको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है कि अब की बार दर्शाना है कि ये जो धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो किस रूप का होता है, 4q+1 4q+3 के रूप का होता है। इसमें सम नहीं बोला है, सिर्फ हमको ये साबित करके बताना है कि सम पूर्णांक के बारे में, जहाँ q एक पूर्णांक है। बिल्कुल इसी तरह सेम टू सेम चलेंगे। यहाँ पर मान लेंगे, माना दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b है, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b है, a तथा b है। चलिए
तो किसकी मदद से लेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बताइए फटाफट, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है? हम जानते हैं, इसे पिछले सवाल में बता चुके हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर 0 से बड़ा और लेकिन बी से छोटा। मतलब इसका क्या इस रूप में 0 से बड़ा, ठीक, लेकिन बी से छोटा। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद आप सस्पेस में चुनिएगा कि बी का मान कौन सा है। बी का मान लीजिए, बी का मान होता है मतलब बी गुना क्यू, क्यू के गुणांक में जो होता है वो कौन होता है? बी होता है। इसमें देखिएगा फटाफट सवाल में, क्यू के गुणांक में क्या है? 4 है। क्यू के गुणांक में 4 है, इसका मतलब 4 क्या हो गया? बी का मान हो गया। यहाँ पर हम चलेंगे माना 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 b बराबर 4, b बराबर 4। अब देखिए हई b का मान यहाँ रख दीजिए, हई वाला b का मान यहाँ रखेंगे तो a बराबर 4 क्यू हो जाएगा, 4 क्यू प्लस r हो जाएगा। r अब की बार यहाँ पर देखिए हई जो है 0 से बड़ा हो गया r, लेकिन यहाँ पर पहले b था तो b दिए थे, अब की बार b का मान लिए हैं 4 तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब मान लीजिए आप अपनी तरफ से इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है ना? चलिए इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको ध्यान से देखिएगा आगे। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको, हाँ इसको मान समीकरण नंबर 1 मान लिए। चलिए ध्यान दीजिए आगे। अब देखिए यहाँ पर हई जो है r का मान 0 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। इसका मतलब 4 से छोटा r का मान है तो कौन कौन होता है? हम जानते हैं 1 होता है, 2 होता है, 0 होता है, 3 होता है। अब देखिए यहाँ पर r का मान यहाँ से क्या निकल जाता है? r का मान जो निकलेगा r बराबर 0, 1, 2, 3, क्या चारों होगा जी? नहीं होगा। 400 ही छोटा है, 4 के बराबर भी नहीं है, इसीलिए 4 हम नहीं दे सकते हैं, है ना? चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक की आर का मान जितना भी है 1, 2, 3, इन सभी आर का मान हम रखेंगे किसमें? हो यहाँ पर रखेंगे आर का मान सभी। देखते हैं क्या क्या आता है ना? चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे केस नंबर 1। केस नंबर 1 में चलेंगे। केस नंबर 1 में हम क्या चलेंगे? यदि r बराबर 0 हो तो सबसे पहले 0 रखेंगे, देखेंगे क्या होता है। 1 रखेंगे फिर क्या मान निकलता है, 2 रखेंगे फिर क्या मान निकलता है। एक ही करके देखेंगे। r बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 आपका क्या है? समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है a बराबर 4q प्लस r का मान लिए हैं 0 तो यहाँ पर क्या रखेंगे? हम भी 0 रखेंगे। तो 4q प्लस 0 कितना होता है? 4q प्लस 0 तो 4 ही q ही होगा। अब देखना है ध्यान से, होई जो a का मान जो आया है ही बोला, तो ये a का मान जो आया है 4q आया है। 4q क्या 2 से विभाज्य है? तो अगर 4q 2 से विभाज्य नहीं है तो करेंगे, देखते हैं, चेक करेंगे। यानी कि तो देखिए, तो a बराबर 4q, इसमें 2 से भगा दीजिए, 4 में भगा देंगे 2 से तो लग जाएगा पूरा पूरी, मतलब 4 में दीजिए 2 से भगा दीजिए ना, ऐसे कर दीजिए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब 2 से इसमें भगा लग गया, 2 से भगा अगर इसमें लग गया तो ये सम होगा, है ना? तो a का मान जो 4q आया है ये क्या होगा? सम होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि क्या 4q 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसीलिए 4q जो होगा धनात्मक समपूर्णांक होगा। धनात्मक, एक धनात्मक है ना, एक धनात्मक समपूर्णांक है। क्यों है समझ गए? क्योंकि 4q में 2 से भागा लग जाता है पूर्ण रूप से। जो जो हम देखे वही चीज़ लिखे हैं, कुछ और नहीं किए हैं।
आगे हम यहाँ पर चेक करेंगे, अगला आर का मान 1 रख के चेक करते हैं। अब की बार 0 रखे तो सम निकला, दूसरा रखते हैं, जब दूसरा रख के यहाँ पर चेक करेंगे। अब की बार चलेंगे केस नंबर 2 में चलते हैं। केस नंबर 2 यहाँ पर क्या होता है, यदि आर बराबर 1 हो तो 1 हो तो पहले 0 रखें तो अब 1 क्यों ना रखेंगे, आर का मान 1 हो तो आर का मान 1 और रख दीजिए कहाँ पर, सबको तो हम हमेशा चेक करेंगे इसी में रख करके। तो आर का मान समीकरण नंबर 1 में रखिए, देखिए क्या रूप आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यदि समीकरण 1 क्या है उसको लिख लीजिए पहले। समीकरण 1 है यहाँ पर ए बराबर 4 क्यू प्लस नहीं है जी, देखो तो ए बराबर 4 क्यू, ए बराबर 4 क्यू प्लस आर, आर का मान 1 माने हैं तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर रखने के बाद जो रूप आया है उसमें चेक करना है क्या ये 2 से भाग लगता है, चेक करिए। इसमें कॉमन देखिए क्या आएगा, कॉमन तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई भी मान नहीं दिख रहा जिसमें कि 2 से भागा लग पाए। ओ, इसमें कॉमन नहीं आ रहा है। इसमें 4 में देखिए कॉमन कुछ लीजिए तो आता है, नहीं आएगा। तो इसमें कॉमन लेने पर कॉमन नहीं आता है। अगर कॉमन नहीं आता है तो 2 से विभाज्य नहीं होगा, 2 से विभाज्य नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं चूँकि 4 क्यू प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अगर 4 क्यू 2 से विभाज्य नहीं है तो इसको इसीलिए 4 क्यू प्लस 1 एक धनात्मक, बताइए आप ही सब यहाँ पर, सम की विषम होगा क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। चलिए विषम पूर्णांक है, समझ गए यहाँ तक में। चलिए अब की बार आर का मान ये रखे तो अब की बार आर का मान रख दीजिए यहाँ पर कितना, अगला स्टेप में कर लेते हैं अब अगला पेज में। तो इसको आर का मान रखेंगे, अब की बार 2 है ना जी, 1 रखे तो अब की बार 2 रखेंगे, 2 रखिए। यहाँ पर देखिए आर का मान यहाँ पर जितना भी है ना, देखिए यहाँ पे आर का मान यहाँ पर जितना भी है सभी आर का मान रखना पड़ेगा, सब पे चेक करेंगे हम यहाँ पे। तो आर का मान अब की बार रख दीजिए क्या, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो यदि आर बराबर 2 हो तो केस नंबर 3 लिखेंगे, केस नंबर 3। यदि आर बराबर 2 हो तो बताइए 2 कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में चेक करेंगे। समीकरण 1 जानते हैं ना क्या होता है, क्या था, ए बराबर था समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए बराबर क्या था, ए 4 क्यू क्या था ना जी, 4 क्यू प्लस आर, आर का मान क्या है 2 है, क्या लगेंगे हम भी 2 लेंगे यहाँ पर, 2 लेंगे 2। चलिए ए बराबर यहाँ पर 4 क्यू प्लस 2। अब देखिए इसमें कि क्या ये 2 से भाग रहा, देखिए कॉमन कुछ आ रहा है क्या, कॉमन देखिए इसमें कुछ आ रहा है, ए बराबर देखिए इसमें 2 से भागा 2 में लग जाएगा, 4 में भी 2 से भागा लग जाता है, 2 ले लीजिए कॉमन, आप 2 लीजिए कॉमन तो 4 से में दीजिए 2 बार में लगेगा, ये 2 बार में लगेगा, 2 क्यू हो गया प्लस 2 से 2 में भगा देंगे तो क्या बार में लगेगा, 1 बार में, यहाँ पर रख दिए। अब देखिए इसमें दीजिए 2 से भागा, ऐसे हाँ, 1 कम 2 कम 2 2 कम 2 पूर्ण रूप से 1 कट जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब इसमें हम 2 से भगा दिए तो ये पूरा पूरी कट जाता है, नीचा में कुछ नहीं बचता है। इसका मतलब ये क्या है, ये 2 से विभाज्य है, कौन, 4 क्यू प्लस 2। यहाँ पर देखिए आप जो सोचे उसको लिख दीजिए यहाँ पर लिखें चूँकि 4 क्यू प्लस 2 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसीलिए, है ना, इसीलिए 4 क्यू प्लस 2, अगर ये 2 से विभाज्य है तो 4 क्यू प्लस 2 क्या होगा, एक धनात्मक समपूर्णांक होगा ना जी, जो 2 से भागा ला जाता है वो सम कहलाता है, धनात्मक सम पूर्णांक
है। चलिए समझ गए यहाँ तक में। अब की बार आर का मान रखेंगे 3 रखेंगे, क्योंकि 3 तक ना मान है जी, इसीलिए हम यहाँ पर 3 रखेंगे। यहाँ पर चलेंगे अगला केस नंबर 4 में। बताइए क्या आर का मान 3 ना रखेंगे, आर का मान 3। यदि आर बराबर 3 हो तो, यदि आर बराबर 3 हो तो आर का मान कहाँ रखेंगे, आर का मान समीकरण 1 में चेक करिए, वहीं से पता चलेगा। आर का मान रखिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। बताइए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 था वहाँ पर ए बराबर 1 से, ए बराबर था यहाँ पर 4 क्यूब प्लस आर। आर का मान आप भाई 3 है, आर का मान यहाँ पर 3 ही रखेंगे। यहाँ पर देखिएगा फटाफट। अब यहाँ पर अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से 2 तो कॉमन आएगा, पर इसमें 2 कॉमन नहीं आएगा, और इसमें 4 कॉमन आएगा, इसमें 4 कॉमन नहीं आ रहा है। ऐसा मान कॉमन भी नहीं निकल रहा है, इसमें 2 से भगा लगा पाए। इसमें जब कॉमन नहीं निकला, भागे नहीं लगा पाएंगे 2 से, तो क्या वो सम की विषम होगा, विषम ना होगा जी। यहाँ पर आप जो जो किए काम क्रिया उसको लिख दीजिए। यहाँ पर फटाफट लिखेंगे। यहाँ पर चूँकि 4 क्यूब प्लस 3 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, इसीलिए 4 क्यूब प्लस 3 अगर विभाज्य मतलब 2 से भगा नहीं लगा तो विषम होगा। तो 4 क्यूब प्लस 3 क्या है, विषम पूर्णांक है। अब देखिए ध्यान से, ये यही तक सारा प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर अब देख लीजिए तेजी में फटाफट देखिए ध्यान से। यहाँ पर हाँ, इसमें देखिए सवाल पढ़िए। तो सवाल इसमें कह रहा था कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यूब प्लस 1, 4 क्यूब प्लस 1 जो आया है यहाँ पर एक विषम पूर्णांक ही आया है। अगला 4 क्यूब प्लस 3 के रूप का होता है, मतलब 4 क्यूब प्लस 3 भी विषम पूर्णांक ही होता है। देखिए अभी अभी जस्ट किए हैं, यहाँ पर आया है कि नहीं आया है, 4 क्यूब प्लस 3 भी के दिए भी क्या है, विषम पूर्णांक ही है। समझ गए यहाँ तक में। ये था साबित करने के लिए, साबित भी हम कर चुके हैं बढ़िया से। अब हम चलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, जो कि अब उदाहरण का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से आए। देखिए हाँ, अगला है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। इसको कहता है एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ है। क्या कहा है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ है ना, जो कि वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में, मतलब जो ढेरियाँ बनाना चाहता है कि हर एक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। मतलब सभी जो बर्फियाँ रखेंगे ऐसा ढेरी बनाएंगे कि हर एक ढेरी में बराबर बराबर बर्फियाँ रहे उसमें, और तथा ये ढेरियाँ बर्फी की तो बारात में न्यूनतम स्थान घेरे। तो इस काम के लिए मतलब कम से कम स्थान में ये बढ़िया से आराम से अट सके, लिए तो प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जाएगी, प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जाएगी। तो इस तरह से करने के लिए अगर आप इसका न्यूनतम मान निकाल, यानी कि कहने का मतलब ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा मान, तो इसका मतलब इसका अगर हम HCF ज्ञात कर लेते हैं तो निकल जाएगा मान, है ना। देखिए ध्यान से, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर हल में चलते हैं फटाफट। ए हल में ए बराबर यहाँ पर मान लेंगे 420, बी बराबर यहाँ पर चलिए 130, बड़ा वाला जो भी है। HCF कैसे ज्ञात करते हैं, एक नंबर में सीख गए हैं सबको। तो ए बराबर हो गया 420 और बी बराबर हो कितना हो गया 130 हो गया। अब देखिए आगे, अब भगा दीजिए। हमेशा बी से एम देते हैं भगा, मतलब यहाँ पर 130 से देंगे, यहाँ पर भगा किस में 420 में। देखिए कितनी बार में लगता है, 3 बार में। देखिए 3 39 390 हो गया। अब 4 से नहीं लगेगा,
तो गुना करिए ना, 3 0 0 में 3 तिया 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 0 घट गया, 12 में से 9 गया, 3 हो गया, हाँ बचा 3, 3 में से 3 क्या हो गया, 3 में से 3 गया 0 हो गया, अब बचा 30। अब देखिए इस शेषफल से इसमें देंगे भागा, मतलब 30 से देंगे इसमें 130 में भागा, कितना बार में लगता है ये, 30 चौका 120 होता है, हम जानते हैं होता है। 0 0 3 में से 2 गया, 1 हो गया, ये कट गया। अब देंगे हम यहाँ पर 3 से 10 से भागा, 10 से भागा देंगे किस में, 30 में देंगे, 30 में देंगे भागा, तो यहाँ पर कितना बार, मतलब 30 10 से देंगे किस में, 30 में भागा, 10 तिया 30, 10 तिया 30 कट गया ये बढ़िया से। अब देखिए शेषफल कितना आ गया, 0। हम क्या बोले हैं, एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, अगर शेषफल भागा देते जाइए जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए तब तक देते जाइए। जब ये शेषफल 0 पूरी आ जाता है तो इसका मतलब वहाँ पर भगा देना बिल्कुल बंद कर देना है। अब यहाँ पर देखिए 10 से भगा दिए तो यहाँ पर 0 आ गया। जितनी से भगा देने पर शेषफल 0 आता है वही उसका एचसीएफ कहलाता है। भगा दिए 10 से तो निकल गया शेषफल 0, तो इसका मतलब यहाँ पर 10 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे इसीलिए एचसीएफ, किसका एचसीएफ, इसका और इसका निकाल लेते तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 10। समझ गए। इसका मतलब न्यूनतम स्थान घेरने इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, 10-10 करके अगर हर एक ढेरी में रखेंगे तो शाम और समय बढ़िया से अट जाएगा। समझ गया तक में। चलिए यहाँ तक था आज का क्लास बच्चों, तो बताइएगा ज़रूर आपका समझ में आया कि नहीं आया बढ़िया से। अगर समझ में नहीं आएगा हम एक बार इतना ही कहेंगे, अगर लास्ट में फिर से इसको दोहरावा वीडियो को बाद में अभी जब कभी भी देखिएगा तो अगर एक बार और देख लीजिए इस वीडियो को तो बढ़िया समझ में आएगा। तो चलिए बाकी जो है अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे उदाहरण नंबर 1.2 का क्वेश्चन पूरा, जो कि एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन रहेगा, उसको लेकर आएंगे अगले वीडियो में हम बहुत ही जल्द। और उसे भी देखना आप लोग नहीं भूलिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप सबों को बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए बाकी इसी तरह से अगर चाहते हैं कि और बेहतर से बेहतर बढ़िया से समझाने में हम सक्षम हो तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर कहिएगा कैसा लगा। और उसके बाद जो हम बहुत जल्द लेकर आते हैं अगली वीडियो आपका प्रश्न नंबर 1.2। तो अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट में अपना मोबाइल नंबर भेज दीजिए, व्हाट्सएप नंबर, उसमें आपको इसका पीडीएफ हम भेज देंगे। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। चलिए।